हेलो हेलो बोले जोहार झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जोर से बोलिए, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। बलसगरा की इस पावन धरती पर यहाँ उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे अग्रज, मेरे बड़े बुजुर्गों और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जिनके कानों तक भी मेरी आवाज जा रही है, आप सबको अपना क्रांतिकारी झारखंडी जोहार पेश करता हूं, नमस्कार पेश करता हूं, आदाब पेश करता हूं। चाची साहब हिंदी पूछो कि खोटा बोलिया? खोटा बोलिया? ठीक है। तो बलसगरा में जितना हमारे यहाँ चाची साहब, दादी साहब आना, दोनों भाषा मिक्स करके बोल रहे हैं। तो सबके पता है कि आज यहाँ में काहल जमा भलिया, का कारण है, कौन कारण से यहाँ जमा भलिया, आखिर इतना देर से यहाँ पर सभा हो रहा है, लगातार झारखंड में 1.5 साल से आंदोलन हो रहा है। ये आंदोलन काहे हो रहा है, क्यों हो रहा है, पीछे का कारण है से जानो? जानो? नहीं। ऐसे है चाची साहब, दादी साहब, खासकर कहानी खदेली बात कर रही खोरठा में कि 15 नवंबर 2000 के आज से लगभग 23 बरस पहले ये झारखंड जो है से बिहार के एक टुकड़ा है, जगह दक्षिण बिहार के एक राज्य कहल थी, दक्षिण बिहार के एक इलाका कहल थी। लेकिन हम इनके पुरखा सब इस झारखंड के लिए बहुत आंदोलन करल थी। और जब हम रास्ता में आए लिए तो हम देख ले हुआ कि निर्मल बाबू के पास वहां पर हम फूल चढ़ेलिए, ओकर बाद आगे लिए तो अंबेडकर जी के पर फूल चढ़ेलिए, आगे लिए तो पटेल जी पर फूल चढ़ेलिए। और इस धरती में बहुत बड़ा नायक हल थी टेकलाल बाबू, जो झारखंड खातिर बहुत लड़ल थी। तो हम एक कहल चाहे कि 23 साल के झारखंड में जो 15 नवंबर 2000 के अलग होले, तो बिहार से इसलिए अलग भले है कि झारखंड के बेटा बेटी के, यहाँ के छोरो पूता के, यहाँ के हमारे नौजवान भाई बहन के हक अधिकार मिलता है, नौकरी मिलता है, और यहाँ के झारखंडियों के हक अधिकार मिलता है। लेकिन बड़े भाइयों बुजुर्गों, आप तक ये संदेश भेजना चाहता हूं कि 23 सालों के झारखंड में क्या झारखंडियों को हक अधिकार मिल पाया है? क्या झारखंडियों को नौकरी में प्राथमिकता मिल पाई है? क्या हमारे भाइयों को नौकरी में प्राथमिकता मिल पाई है? क्या हमारे नौजवानों को प्राथमिकता मिल पाई है? और यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि अकलियत समाज के भी भाई लोग पहुंचे हुए हैं, उन लोगों तक भी ये संदेश भेजना चाहता हूं कि ये झारखंड जो है एक साझी विरासत, साझी संस्कृति का हिस्सा रहा है। हम मुहर्रम में भी नाचते हैं, मुहर्रम में भी लाठी खेलते हैं, रामनवमी में भी लाठी खेलते हैं, कर्मा में भी, अखड़ा में जाकर के हम लोग नाचते हैं। ये हमारी संस्कृति है। और ये सभी वर्गों तक, चाहे वो एसटी समाज के हो, चाहे एसटी समाज के हो, चाहे ओबीसी समाज के हो, चाहे जनरल समाज के हो, उन सभी लोगों तक ये संदेश भेजना चाहता हूं और उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि ये झारखंड अब एक नया बदलाव मांग रहा है और इस बदलाव में आप लोगों की भूमिका बहुत जरूरी है। और जब तक वैचारिक तौर पर अपनी भूमिका को आप लोग स्पष्ट नहीं करेंगे, जब तक वैचारिक तौर पर अपनी भूमिका को आप लोग अगली पंक्ति में आकर के समृद्ध नहीं बनाएंगे, तब तक ये झारखंड का कल्याण नहीं होगा। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि पीछे पोस्टर में जो महापुरुषों की तस्वीर लगी है, चाहे शहीद निर्मल महतो की हो, चाहे बिरसा मुंडा की हो, चाहे टेकलाल महतो की हो, चाहे फूलो झानो की हो, चाहे सिद्धू कान्हू की हो, चाहे अंबेडकर की हो, आप देखिए कि जब सिद्धू कान्हू ने आंदोलन किया था तो उसके साथ चांद भैरव भी थे, फूलो झानो भी थे। और इस झारखंड की खुशकिस्मती है कि सिद्धू कान्हू, चांद भैरव के इस आंदोलन में आपके समक्ष यहाँ पर फूलो झानो की तरह 2 बेटियां झारखंड की पूजा और बेबी भी लड़ने के लिए निकली है। इनके लिए भी तालियां बजाइए मेरे साथ में। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 15 नवंबर को जब ये झारखंड अलग हुआ तो काफी संघर्षों के बाद अलग हुआ और आपके लोगों ने बलिदान दिया, आपके लोगों ने लाठियां खाई। और मैं मानता हूं कि मानडू में, बलसगरा में, इस पूरे इलाके में जरूर झारखंड आंदोलनकारी भी रहे होंगे। और जब टेकलाल बाबू जैसे शख्सियत इस माटी ने जन्म दिया है
तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कई झारखंड आंदोलनकारी होंगे, कई को पेंशन भी मिल रहा होगा। लेकिन उन झारखंड आंदोलनकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं और मैं ये दर्द बयां कर रहा हूं उनकी तरफ से, उन झारखंड आंदोलनकारियों की तरफ से। रोज कई लोगों का फोन आता है कि बाबू जो तुम लोग आवाज उठाए हो, जो तुम लोग लड़ाई लड़ रहे हो, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत मुश्किल भरी लड़ाई है, तुम लोग अपना जरा ख्याल रखना, लेकिन इस संघर्ष से पीछे मत हटना। उन लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि झारखंड को बचाने के लिए चाहे जहां भी, जिस मोर्चे पर, जिससे भी जिस तरीके से टकराना पड़ेगा, हम लोग टकराने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये संघर्ष का मैदान नहीं छोड़ेंगे, ये आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं। मेरे साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि झारखंड की धरती को एक बहुत बड़े वैचारिक तौर पर समृद्ध बनाने की जरूरत है। इन झारखंड के 81 विधानसभा के सीटों पर, चाहे आप झरिया को गौर करिए, चाहे बेरमो को गौर करिए, चाहे पूर्वी सिंहभूम का गौर करिए, चाहे झारखंड के उन तमाम इलाकों को गौर करिए, कई ऐसे सीट है जहां पर झारखंडी माटी के विधायक नहीं है। और जब झारखंड के सदन के भीतर झारखंडियों के लिए नीति और नियम और कानून बनाने की बात आती है, जब विधेयक पर सहमति की बात आती है, तो ऐसे लोग विरोध दर्ज कराते हैं कि नहीं, झारखंड में 1932 का खतियान नहीं चलेगा, अंतिम सर्वे सेटलमेंट नहीं चलेगा, 1964 का खतियान नहीं चलेगा, 1954 का नहीं चलेगा। खतियान आधारित स्थानीय नीति का ये लोग विरोध करते हैं और इसलिए 23 सालों में झारखंड के भीतर इन्हीं निकम्मे नेताओं के कारण स्थानीय नीति नहीं बन पाई। इसलिए इन लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद करिए और इनको जवाब देने की तैयारी करिए। मेरे साथियों, ये तो 81 विधानसभा और झारखंड के सदन की बात हो गई, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं आप सबों से कि झारखंड के 14 लोकसभा के सीटों पर 14 के 14 सांसद झारखंडी माटी के नहीं है। और लोग ये समझते होंगे कि अरे बार बार हम लोग सांसद की बात क्यों कर रहे हैं, नियम तो बनेगा झारखंड विधानसभा के अंदर। लेकिन उनको हम ये कहना चाहते हैं मेरे साथियों, इस बात को समझने की जरूरत है कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा है, उसके भीतर भी झारखंडियत की आवाज बुलंद होनी चाहिए, झारखंडी हक अधिकारों की आवाज बुलंद होनी चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि 14 के 16 सांसद झारखंडी माटी के हों। और मैं यहां से लानत भेजना चाहता हूं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को, जिन लोगों ने झारखंड के कोयला को, अबरक को, यहाँ के यूरेनियम को, यहाँ के बॉक्साइट को, यहाँ के लौह अयस्क को लूटा है। और जब टिकट देने की बारी आती है तो वैसे लोगों को टिकट देते हैं जो बक्सर से आकर के हजारीबाग का सांसद बन जाता है। इसलिए बलसगरा में बक्सर वाला सांसद नहीं चलेगा। ये संदेश देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि चतरा की धरती पर भी बिहार के सांसद आ गए हैं, वहां भी ये नहीं चलेगा। ये संदेश देना चाहते हैं कि चतरा के बगल में पलामू के भी सांसद झारखंडी माटी के नहीं, वो भी बक्सर से हैं, वो भी नहीं चलेगा। पलामू से रांची आते हैं तो रांची के भी सांसद जो है झारखंडी माटी के नहीं है, कहां हरियाणा राजस्थान से आकर के झारखंड में सांसद बन गए हैं। उससे भी आगे ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर जाइएगा संथाल परगना की धरती पर तो जो गोड्डा के सांसद हैं वो भागलपुर की धरती से है। साथियों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो हमारी माँ बहन यहाँ पर बैठी हुई है, क्या इनकी कोख में इतना ताकत नहीं बचा है कि हमारे माटी से नेता पैदा हो? आपको इस बात पर सोचना होगा और इसी माटी से अपना नेता निकालना होगा, अपने माटी से अपना नेता पैदा करना पड़ेगा मेरे साथियों। और जब तक अपने माटी से नेता नहीं पैदा करेंगे, ये झारखंड को लोग लूटते रहेंगे और ये लूटने की पटकथा और परिपाटी लगातार चलती रहेगी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये संदेश देना चाहता हूं कि झारखंड के भीतर एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ की नौकरशाही कर रही है, यहाँ की राजनीतिक सत्ता कर रही है, यहाँ की सरकार कर रही है। और यहाँ की नौकरशाही और सरकार में जो सांसद और विधायक बैठे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जब विस्थापन की बात आती है, जब जमीन लेने की बात आती है तो ले लेते हैं। सामने से भारतमाला की परियोजना गुजर रही है, उसमें यहाँ के कई लोगों का जमीन जा रहा होगा। मैं ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये 8 लेन और भारतमाला की जो परियोजना में सड़क का निर्माण होने वाला है, क्या लोगों को मुआवजा ठीक ढंग से मिल रहा है? आप लोगों से जवाब चाहता हूँ, क्या मुआवजा है? ठीक नहीं है। इसका मतलब कि इन लोगों की नजरें सिर्फ हमारे जमीनों पर है,
सिर्फ हमारे खनिजों पर है, सिर्फ हमारे यहाँ के संसाधनों पर है, यहाँ के जल जंगल जमीन पर है। और यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटने की जो ये परिपाटी 23 सालों से चल रही है, इसको रोकने का एकमात्र रास्ता है कि राजनीति का एक वैकल्पिक रास्ता बनाना होगा और वैकल्पिक रास्ता बना करके इन लोगों को, इन लुटेरों को जवाब देना होगा। मेरे साथियों, आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूं और झारखंड के आईएएस और आईपीएस और नौकरशाहों को यह संदेश भेजना चाहता हूं कि आप लोगों ने झारखंड को लगातार लूटा है। अभी कुछ दिनों पहले आप देखिए कि झारखंड में एक डीसी हुए छवि रंजन, वो जमीन के मामले में फंस गए। एक और आईएएस हुई पूजा सिंघल, वो भी भ्रष्टाचार में फंसी। एक और इंजीनियर हुए वीरेंद्र राम, वो भी भ्रष्टाचार में फंसे। और नेताओं पर लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता रहा है। इसलिए मैं ये राज्य के नौकरशाहों को भी सलाह देना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि इस राज्य को लूटना बंद करिए, नहीं तो इस झारखंड में इतनी बड़ी क्रांति पैदा होगी कि झारखंड में फिर से बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू पैदा होने लगेगा और उस आक्रोश को संभाल नहीं पाइएगा। झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसरों को भी संदेश भेजना चाहता हूं कि जब अंचल स्तर पर कोई जमीन का म्यूटेशन कराने जाता है, हम लोगों पास कई लोगों ने तथ्य के साथ, सबूत के साथ शिकायत की है कि जमीन का जब म्यूटेशन कराने जाते हैं अंचल अधिकारी के पास, तो एक म्यूटेशन जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है। एक म्यूटेशन में 20,000, 15,000, 30,000 रेट तय कर दिया गया है। ये हम कहना चाहते हैं कि आप तमाम नौकरशाहों को कि जो सरकार के साथ गांठ के साथ मालदार पोस्ट लेकर के अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग कराते हैं और अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग का खर्चा फिर जनता से निकालते हैं, इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्दी आप लोग एक तरीके से इस बात पर सोचिए, नहीं तो ये आंदोलन धीरे धीरे बहुत बड़ा हो रहा है और आप लोगों को फिर इस आंदोलन को संभालना मुश्किल है। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड की धरती में एक बहुत बड़े एक तरीके से शुरुआत जो 21 दिसंबर 2021 को हुई और जिसमें हमारे भाई जयराम महतो जी ने पूरे झारखंड को एक नए तरीके से जगाने का काम किया। आप इस बात को समझिए कि झारखंड में अगर इस तरीके के कोई लड़ाकू लोग पैदा हो रहे हैं, कोई लड़ने के लिए तैयार है, कोई सीना पर गोली थाने के लिए तैयार है, तो आपको भी पीठ पीछे उसका थपथपाना होगा, उसका पीठ थपथपाना होगा। ये मैं कहना चाहता हूं मेरे साथियों। मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार लोग ये कहते हैं कि झारखंड में जो स्थानीय नीति की आवाज बुलंद होती है, ये जो बारी भीतरी की आवाज बुलंद होती है, ये लोग नफरत फैला रहे हैं झारखंडियत की भावना को लेकर। लेकिन इसी मंच के माध्यम से, इसी बलसगड़ा से ये जवाब देना चाहता हूं, ये जवाब भेजना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी आंखें, अगर तुम्हारा कान इन बातों को सुन रहा है, तो सामने से गवाही देखिए कि यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है। इसका मतलब जितना प्यार इस तिरंगे से है, उतना ही प्यार इस जल जंगल जमीन से है। हम नफरत फैलाने की बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि जो लोग नफरत फैलाने की बात कहते हैं, उनको ये संदेश भेजिएगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि स्थानीय नीति पर जो कंफ्यूजन है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। कई जगहों से ये बात आई कि 1932 में सब जगह सर्वे नहीं हुआ तो 1932 का खतियान लागू हो जाएगा, तो कोल्हान वाले कहां जाएंगे, दूसरे जिले वाले लोग कहां जाएंगे। हम लोगों ने तमाम मंचों से ये कहा है कि 1932 को एक आधार बनाते हैं और उसके पहले का जो सर्वे हुआ, चाहे वो 1908 का हो, चाहे उसके बाद का जो सर्वे हुआ, चाहे वो 1954 का हो, चाहे कोल्हान में हुआ जो 1964 में वो सर्वे हो, या फिर जिला आधारित जो अंतिम सर्वे है, उसको हम लोग मानक तय करेंगे। लेकिन मानक ये होगा कि खतियान आधारित होना चाहिए। एक कट्ठा जमीन करके झारखंड का स्थानीय बनने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं चलेगा। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस खतियान आधारित स्थानीय नीति को बनाने के लिए एक बहुत बड़े दबाव बनाने की जरूरत है। और आप तमाम चाचा लोगों तक, आप लोगों तक संदेश भेजना चाहता हूं, आप नौजवानों तक, कि इस बात पर जो कानूनी समझ है उसको भी जगाने की जरूरत है कि आखिर झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति कैसे लागू होगा। मेरे साथियों,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में एक ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें नागालैंड के ही लोग सिर्फ जमीन खरीद सकते हैं। उसी तरीके से संविधान के अनुच्छेद 371D में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि आंध्र प्रदेश की नौकरी में आंध्र प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन झारखंड संविधान के अनुच्छेद 371 में शामिल नहीं है। अगर इन झारखंड के 14 लोकसभा के सांसद देश के सबसे बड़े पंचायत में यह आवाज बुलंद कर दे कि झारखंड के लिए भी विशेष उपबंध संविधान में शामिल होना चाहिए और झारखंड की नियुक्ति में झारखंडियों को प्राथमिकता मिलने का यह प्रावधान शामिल करना चाहिए, तो ये हो सकता है मेरे साथियों। लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि झारखंड में इतनी बड़ी आवाज नहीं उठ पाई है लगातार। एक और आप लोगों तक संदेश भेजना चाहता हूं कि आप लोगों ने सीएनटी और एसपीटी का कानून का नाम सुना होगा, जिसके कारण से यहाँ पर हमारी जमीनें संरक्षित रह पाती है, नहीं तो ये लुटेरे उसको भी लूट लेते। ये कानून 1908 में बना था सीएनटी का, और एसपीटी का कानून 1949 में बना था। और आप लोगों के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जेहन में एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पूर्व की सरकार ने उस कानून में संशोधन करने की एक हिमाकत की थी, लेकिन आपने गौर किया होगा कि कैसे खूंटी के इलाके में, झारखंड के अलग अलग इलाकों में सीएनटी कानून के संशोधन के खिलाफ, एसपीटी कानून के संशोधन के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन हुआ और वो सरकार गिर गई। लेकिन वो कानून क्यों नहीं संशोधित हो पाया, इसके पीछे समझना होगा मेरे साथियों। क्योंकि सीएनटी का कानून संविधान की 9वीं अनुसूची का कानून है और 9वीं अनुसूची के कानून को ही राज्य की सरकार संशोधित नहीं कर सकती है। उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है कि उस संशोधन का जो है प्रस्ताव जाएगा स्टेट से, फिर वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास जाता है, फिर वो सेंट्रल कैबिनेट के पास जाता है, फिर सेंट्रल कैबिनेट निर्णय लेती है तो सदन पे रखा जाता है, सदन में फिर जाकर के वो लोकसभा से राज्यसभा फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, तब कानून 9वीं अनुसूची में शामिल होता है। लेकिन इसी बात में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि देखिए किस तरीके से साजिश हो रही है। वर्तमान की सरकार ने हालांकि एक कोशिश की कि झारखंड की स्थानीय नीति का जो कानून है उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करा दिया जाए, लेकिन आपको याद होगा मेरे साथियों कि राज्यपाल महोदय तक वो गया था और राज्यपाल महोदय ने उसे वापस कर दिया था और 9वीं अनुसूची में शामिल होने की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पाई। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड के भीतर जितने भी विरोधी राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, और महामहिम राज्यपाल से भी ये संदेश भेजना चाहता हूं बहुत विनम्रता पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक कि झारखंड की अगर 3.25 करोड़ की आबादी झारखंडी अस्मिता के लिए, झारखंडी पहचान के लिए, झारखंडी कला संस्कृति के संरक्षण के लिए, झारखंड के नौकरी के संरक्षण के लिए अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग कर रही है तो उस विधेयक को आप बार बार लौटाइए नहीं, आप सेंट्रल को भेजिए, सेंट्रल क्या करेगा उस पर फिर देखेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं मेरे साथियों कि झारखंड में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट और एक बहुत बड़ा गिरोह है जो झारखंडी ताकतों के खिलाफ काम करता है। और आपको याद होगा जब 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड में हम लोग घूम घूम करके विधायकों से समर्थन मांगने गए थे तो 72 विधायकों ने कहा था कि हाँ हम समर्थन देते हैं, ये 60-40 की नियोजन नीति ठीक नहीं है। लेकिन इन्हीं विधायकों से जब हम लोगों ने इस बात की अपेक्षा की कि जब आप सदन के भीतर जाएंगे तो सदन में झारखंडियत की आवाज बुलंद करिएगा, लेकिन उन्होंने सदन में झारखंडियत की आवाज को बुलंद नहीं किया, सदन में झारखंडियत की आवाज को बुलंद नहीं किया। और झारखंडी हक अधिकारों की आवाज को लेकर के जब भी हम लोगों ने कहा कि जब 72 लोगों ने, आप लोगों ने समर्थन दिया तो सदन के भीतर आपकी आवाज क्यों चुप हो गई। इसलिए उन लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इस दोहरा चरित्र के कारण झारखंड के हक अधिकार को लगातार मारा जा रहा है और इसलिए यहाँ के तमाम विधायकों और सांसदों को हम लोगों ने कहा। मेरे साथियों एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं, यहाँ पर नौजवान लोग जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं वो तैयारी भी कर रहे होंगे तमाम परीक्षा की। मैं लगातार बिंदुवार सभी बिंदुओं पर आ रहा हूं कि झारखंड में अभी जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति परीक्षा निकली है। कल मेरे पास एक फोन आया था, एक जानकारी के लिए कोई लड़का मुझे पूछ रहा था
कि भैया रांची में 30 लाख रुपया में सीजीएल का सीट बिक रहा है क्या? हम बोले बाबू पता तो नहीं है। कि नहीं भैया, ऐसा फोन आया कि एग्जाम भी नहीं हुआ है, सीट अभी से ही बुक होना शुरू हो गया है, एडमिट कार्ड का रोल नंबर लोग मांग रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। ऐसी चीजें कहीं ना कहीं कुछ झारखंड के भीतर लगातार चल रही हैं, तभी ऐसी खबरें आती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि झारखंड की तमाम नियुक्तियों में, चाहे वो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी का जो भी विज्ञापन है, उसमें झारखंडी नौजवानों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और ये प्राथमिकता मिलेगी स्थानीय नीति से, नियोजन नीति से। और जब तक नियोजन नीति झारखंड में नहीं बनेगा, तब तक ये जितनी नियुक्तियां हो रही है, दूसरे लोग झारखंड की नौकरी पर कब्जा कर लेंगे। क्योंकि इस राज्य के भीतर कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे जगहों से आए, 1 कट्ठा जमीन लेकर के घर बनाए और उन्होंने सेटिंग गेटिंग करके स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र भी बना लिया है। जब हम लोग सरकार से लड़ने गए तो आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष महोदय ने कहा, रविंद्रनाथ महतो जी ने, कि बाबू तुम लोग किस कॉलेज से पढ़ाई किए हो? ये 60-40 नहीं 80-20 है। हम लोगों ने कहा कि अगर आप 80-20 की बात कहते हैं, 90-10 की बात कहते हैं, तो उसे कानूनी तौर पर परिभाषित करिए। कानून मुंह से नहीं बनता है, कानून विधानसभा में बनता है। इस तरह से ठगने का काम नहीं चलेगा। मेरे साथियों, जो नौजवान तैयारी कर रहे होंगे जेपीएससी की, गौर करिए कि झारखंड में 22-23 सालों में सिर्फ 10 बार जेपीएससी की परीक्षा हुई। और अभी जब 11वीं और 12वीं जेपीएससी का विज्ञापन निकलने का वक्त आ गया है, तो अभी तक विज्ञापन नहीं निकला है। मैं सरकार के रहनुमाओं से, राजनीतिक सत्ता में जो नीचे और ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि अभी अगस्त का महीना है, दिसंबर के महीने से आप लोग चुनावी मोड में, लोकसभा के इलेक्शन के मोड में चले जाएंगे। लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे में जो तमाम नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसको आप कैसे पूरा करेंगे? झारखंड में 4,64,000 सरकारी पद सृजित हैं, उसमें सिर्फ 1,88,000 पदों पर ही यहाँ पर जो है कर्मी नियुक्त है, बाकी पद खाली है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन नौकरियों को झारखंड के लोगों को देना चाहती है या फिर इन नौकरियों को बेचना चाहती है? सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, क्योंकि झारखंड में स्थानीय और नियोजन नीति नहीं है, तो सरकार नियुक्ति किस आधार पर लेगी? इसलिए एक बार बुलंद आवाज में आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले नीति को तय करो, तभी नियुक्ति लेने देंगे, उससे पहले नहीं चलेगा कुछ भी। मेरे साथियों, ये तो नियुक्ति की बात हो गई, स्थानीय नीति की बात की। मैं एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारे एसटी समाज के भी होंगे, एससी समाज के भी होंगे, ओबीसी समाज के भी होंगे, लेकिन बड़े बुजुर्गों, आप लोगों तक संदेश भेजना चाहता हूं कि इस देश में 1979 में एक मंडल कमीशन बना था। 1990 में मंडल कमीशन ने अपनी सिफारिशों को सरकार के समक्ष रखा था और मंडल कमीशन ने कहा था कि इस देश में 52% आबादी पिछड़ों की है, इसलिए ओबीसी का आरक्षण 27% होना चाहिए। लेकिन साथियों, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग ओबीसी समाज में हैं, लेकिन झारखंड में ओबीसी को आरक्षण सिर्फ 14% है, 27% नहीं है। और झारखंड के 7 ऐसे जिले हैं जहां पर ओबीसी को आरक्षण 0 है। और परसों 4 दिनों पहले झारखंड में न्यायिक परीक्षा का एक विज्ञापन निकला। न्यायिक परीक्षा मतलब जिससे जज बनेगा, उस परीक्षा में ओबीसी को 0 उम्र का छूट दिया गया है। 2018 में वैकेंसी निकली और 2023 में अभी वैकेंसी हो रहा है, 5 साल बाद वैकेंसी हो रहा है, लेकिन उम्र सीमा में छूट नहीं दिया गया। इस तरीके से यहाँ की नौकरियों को भी मारने की कोशिश की जा रही है। और सरकार ने 77% आरक्षण का एक विधेयक बनाया था, जिसे राज्यपाल के पास भेजा था, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर के 77% का रिजर्वेशन था। मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि 77% के रिजर्वेशन को भी राज्यपाल महोदय ने उस विधेयक को वापस कर दिया था। तो इसलिए मैं तमाम लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि झारखंडियत की हम लोग आवाज उठाते हैं तो लाठी मारते हैं, सरकार को विधेयक बना करके भेजती है तो राज्यपाल वापस कर देते हैं।
सेंट्रल तक नहीं पहुंच पाता है। सरकार से गुजारिश करते हैं तो सरकार कहती है कि हम लोग किसी के एजेंट हैं। तो आखिर ये झारखंडी कहां जाएंगे, इस बात पर आप लोगों को सोचना होगा और एक वैकल्पिक रास्ता निकालना होगा। साथियों, अब आते हैं जमीन के मुद्दे पर। चाहे वो यहाँ चरी में हो, चाहे वो बड़का गांव में हो, चाहे बरही में हो, चाहे बोकारो में हो, चाहे वो बीएसएल की बात हो, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे आम्रपाली की बात हो, चाहे रियाड़ा जमीन की बात हो, चाहे कोडरमा में बांगेडी प्लांट डीवीसी की बात हो, इन जमीनों पर जो अधिग्रहण हुआ, क्या इन जमीनों पर अधिग्रहण होने के बाद यहाँ के नौजवानों को कोई नौकरी मिल पाई? सरकार ने कहा कि 75% जो है नौकरी निजी क्षेत्र की कंपनियों में झारखंडियों को मिलेगा और सरकार ने इसके लिए एक कानून भी बनाया। लेकिन मेरे साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जितनी भी ये कंपनियां आसपास में स्थापित हुई हैं, चाहे वो त्रिवेणी सैनिक हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे वो तमाम कोल ब्लॉक की कंपनियां हो, ये नहीं चलेगा मेरे साथियों। और बार बार हमारे भाई ये कहते हैं, जयराम भाई, कि खून और पसीना हमारा बहता है। गोड्डा में वहां पर अडानी का प्लांट बना है और बिजली बांग्लादेश जाता है, मतलब पसीना बहेगा मेरा और बिजली जलाएगी शेख हसीना। वो लगातार ये बात कहते हैं। ऐसी चीजें नहीं चलेंगी मेरे साथियों। आपको ये बात मैं कहना चाहता हूं कि निर्मल बाबू के जिस पंक्ति को लगातार हमारे भाई दोहराते हैं कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो हो सके तो जवाब रखना, मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना। दादा निर्मल मेहता की इस पंक्ति को याद रखिए। उन्होंने शहादत दी है, चमरिया गेस्ट हाउस पर समक्ष उनका खून बहा है। 8 तारीख को हम लोगों ने शहादत दिवस मनाया है। ऐसे शख्सियतों के खून के जो बलिदान है उसको भूलिएगा मत मेरे साथियों। झारखंड को बचाना होगा। और लोग कहते हैं कि झारखंड की धरती में कहां से क्रांतिकारी पैदा होंगे। मैं उन लोगों को ये जवाब देना चाहता हूं कि ठीक आगे यहां से चले जाइए और मांझी की घाटी में, वहां पर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव को फांसी दिया गया था। चले जाइए संथाल परगना की धरती में, 1783 की ईस्वी में तिलका मांझी ने आंदोलन कर दिया था। आप आइए वीर बुद्धू भगत का इतिहास को देखिए। 1832 में उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। 1855 का वो विद्रोह कौन भूल सकता है, जो भोगनाडीह की धरती इस बात की गवाही है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने वहां पर 20,000 लोगों ने शहादत दिया। उस 1855 की क्रांति को कौन भूल सकता है। हम लोग ये किताबों में पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति पहली क्रांति रही। लेकिन मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आदिवासियों मूलवासियों का इलाका था। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे लोग लेखक नहीं थे, साहित्यकार नहीं थे, इसलिए 1855 की उस शहादत को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो 1857 की क्रांति को मिला। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 1855 की क्रांति के बाद 1895 में आएंगे तो बिरसा मुंडा ने क्रांति किया, और उसके बाद के काल में आएंगे तो विनोद बाबू ने कहा कि पढ़ो और लड़ो। और आपको याद होगा मेरे साथियों कि 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो अभी राजनीतिक सत्ता में यहाँ पर कायम है, उस पार्टी की नींव रखने वाले हमारे विनोद बाबू थे। उन्होंने ही पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों को जो अभी राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों को यह संदेश भेजना चाहता हूं कि अगर विनोद बाबू, अगर निर्मल दा की विचारधारा आप लोगों के जेहल में, आपके मस्तिष्क में अगर जरा भी जिंदा है, तो अपने काम काज में